नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आम लोगों पर फिर एक बार महंगाई की मार पड़ी है। भारत की थोक महंगाई दर जून में बढ़कर 9.87% हो गई, जो मई में 9.68% थी। खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी और मैन्युफैक्चरिंग लागत का दबाव इसका मुख्य कारण रहा। फ्यूल इन्फ्लेशन में कमी के बावजूद खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं और महंगाई की मार से उनके घर का बजट बिगड़ गया है। सब्जियों में मुख्य रूप से टमाटर और अदरक के दाम तेजी से उछले हैं। इसके अलावा अनाज और दलहन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे घर की थाली महंगी हो गई है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से लोगों को कब राहत मिलेगी? कैसे आम आदमी इस महंगाई में अपने बजट को बनाकर रखे और सरकार की तरफ से क्या राहत मिल सकती है, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित महंगाई दर लगातार दूसरे महीने दोहरे अंकों के करीब रही। इसमें खाने पीने की चीजों, पेट्रोलियम उत्पादों, बेसिक मेटल्स और केमिकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा योगदान रहा। सभी कमोडिटीज के लिए ऑल इंडिया WPI जून में 110.2 रहा, जो मई में 109.9 था। भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। आइए नजर डालते हैं क्या क्या महंगा हुआ। मई में प्राइमरी चीजों की महंगाई दर 4.99% से बढ़कर 7.0% हो गई, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 7.48% पर स्थिर रही। इससे पता चलता है कि फैक्ट्री गेट की कीमतें ऊंची बनी रहीं। जून में फ्यूल और पावर की महंगाई दर पिछले महीने के 30.33% से घटकर 27.41% हो गई। हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ऊंची कीमतों के कारण ये अभी भी ज्यादा बनी हुई है। मिनरल ऑयल की सालाना महंगाई दर 46.48% दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें एक साल पहले की तुलना में 34.75% अधिक रहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कीमतों का दबाव व्यापक बना रहा। बेसिक मेटल्स में महंगाई दर 12.31%, केमिकल्स और केमिकल प्रोडक्ट में 12.78%, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में 11.03% और टेक्सटाइल्स में 10.85% रही, जो बताता है कि प्रोड्यूसर्स को अभी भी इनपुट की ऊंची लागत का सामना करना पड़ रहा है। प्राइमरी आर्टिकल जिसका वेटेज 22.62% है, फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.15% और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा यानी 64.23% है। प्राइमरी आर्टिकल के भी 4 हिस्से हैं, जिसमें फूड आर्टिकल्स जैसे अनाज सब्जियां, नॉन फूड आर्टिकल में ऑयल सीड आते हैं, मिनरल्स और क्रूड पेट्रोलियम। अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से चल रहा तनाव कम नहीं हुआ तो इसके दामों में और इजाफा हो सकता है। इससे पहले कल रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हुए थे। रिटेल महंगाई भी लगातार छठे महीने बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं, जिसके चलते जनता बढ़ती महंगाई की मार से दो चार हो रही है, जिससे पक्ष विपक्ष में बड़ी तकरार देखने को मिल रही है। 18 महीने की सबसे बड़ी महंगाई 4.38% पहुंच गई। खाने पर सीधे आपका तो कर क्या रहे हैं आप? देश प्रगति की ओर, आसमान की ओर, दुनिया आपको इनाम दे रही है और इस इनाम की कीमत भारत की महान जनता चुका रही है। मोदी जी, आपकी अर्थनीति पूरी तरह असफल है, बदलिए इसको। अगर आप नहीं बदलेंगे तो देश आर्थिक बर्बादी और तबाही के मोड़ पे पहुंच गया। गरीब पहले से रो रहा था, आज और ज्यादा रोएगा। गरीबों का दाल भी महंगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी महंगा होगा, गैस भी महंगा होगा, केरोसिन भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, दाल भी महंगा होगा, चीनी भी महंगा होगा। गरीब खाएगा क्या? चावल भी महंगा होगा। लेकिन कांग्रेस की जो संविधान विरोधी नीतियां रही हैं, जिस सरकारी खजाने से बेतहासा पैसा जो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, गरीब के लिए खर्च होना चाहिए, किसान के लिए खर्च होना चाहिए, वो पैसा सारा का सारा चुनाव में खर्च होने लगा और इसके कारण से देश की प्रगति भी प्रभावित हुई। अंतर्गत है सरकार
इतनी मुश्किल ऑयल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड को की इकोनॉमी को तंग कर रहा है, उसमें भी सरकार ने एक पॉजिटिव तरीके से, एक मजबूत तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। उसको नकार के केवल क्रिटिसाइज करने का काम वो कर रहे हैं जिनके समय में इन्फ्लेशन डबल डिजिट 10% के अंदर था। That would be bad for economy, and that is the reason that the investors are nervous because of the crude oil prices going up. They are unwinding the position. We are not sure about what kind of agri output we will have and what kind of agri inflation we can see in the time to come. So things are not looking very bright as of now, and that is reflecting in the market's behavior. बहरहाल सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। लिहाजा बढ़ती महंगाई आम लोगों के साथ अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में इस महंगाई की मार से कैसे बचा जाए और अर्थव्यवस्था में भी मजबूती बनी रहे, इसके लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाएं, ये बड़े सवाल हैं। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो बढ़ती महंगाई और अर्थव्यवस्था चरमराई है और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो बढ़ती महंगाई का था वो था मिडिल ईस्ट का तनाव, और मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद जितनी भी चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद जून की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि आखिर जितनी भी चीजें अभी तक सामने आ रही हैं, उसके बाद जितना भी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैसे कम हो सकती है। यदि सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो इसमें कुछ कटौती करके फौरी राहत दे सकते हैं, तो वो कैसे देंगे, हर पहलू पर हमें विस्तार से आज चर्चा करनी है। क्योंकि बढ़ती महंगाई लगातार यदि ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी तो सिर्फ आम जनता परेशान नहीं हो रही है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और अभी यदि हम सिर्फ एक मिडिल ईस्ट का ही तनाव ले लें तो ये भी समझ लीजिए कि ये तनाव तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अभी फिलहाल रुकने की दूर दूर तक कोई भी गुंजाइश नहीं दिखती। तो ऐसे में चीज़ें फिर और बढ़ेंगी और ज़्यादा लोग पैनिक होंगे। तो कैसे इन चीज़ों से बचें, कैसे इन चीज़ों से निकलें, ये इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे HN उपाध्याय। HN उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक मामलों के जानकार हैं लोकेश भारती। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिव्या त्रि। दिव्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लोकेश जी आपसे करती हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था और महंगाई की बात हो रही है, तो क्यों ना हम यहीं से एक बात को स्टार्ट करें। और हम पहले भी कई बार इस तरह की चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, जून से ये चीज़ें लगातार बढ़ी और अभी जो एक फिगर सामने आया है, आम भाषा में समझें तो चाहे हम फूड आर्टिकल्स में अनाज और सब्जियों की बात करें, नॉन फूड में हम यदि जाएं तो ऑयल सीड आते हैं, मिनरल्स हैं या क्रूड पेट्रोलियम है। हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऐसे समझना है आज हमें इस चर्चा के माध्यम से, आम लोगों के लिए महंगाई है, चाहे सब्जी हो, दाल हो, जिस तरीके से उनके लिए ये है। पेट्रोल डीजल भी आम जनता समझ जाती है। ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इन चीज़ों को बढ़ने से रोकने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, या सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? क्योंकि क्यों बढ़ रही है, एक मिडिल ईस्ट है, हमें ये हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरे इसके और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं? मुझे लगता है इस पर एक बेहतर सबसे पहले आपका वक्तव्य होगा। जी धन्यवाद राखी जी। देखिए, महंगाई हमेशा से मुद्दा रहा है किसी भी देश का, और निश्चित रूप से भारत का तो रहा ही है। अब अमूमन होता क्या है कि महंगाई में हम लोग ये देखते हैं कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के जो मूल्य हैं उसमें सतत वृद्धि हो रही है। इसी को हम लोग महंगाई कहते हैं। अमूमन महंगाई में होता क्या है कि व्यक्ति की जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, मतलब कि क्रय शक्ति क्षमता है, वो कम हो जाती है। अब क्रय शक्ति क्षमता कम क्यों हो रही है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है उस रेट से हमारी और आपकी आय नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ बहुत
स्पष्ट रूप में ये बात लाना चाहूंगा कि महंगाई का बढ़ना कोई बहुत चिंताजनक विषय नहीं हो सकता। अजीब लगे आपको मेरी बात ये, क्योंकि एक होती है ग्रोथ इकोनॉमिक्स, एक होती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसको गलत माना जाता है कि नहीं नहीं, मूल्य वृद्धि जो है वो नहीं होना चाहिए, महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, मेरे पिताजी जो हैं और मेरे दादाजी जो हैं, जब वो उस टाइम पर थे, उनके समय में थे, तो इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन एक सच ये भी है कि उतनी आय भी नहीं थी उन लोगों की, लेकिन वो बचत करते थे। ठीक है, आज वर्तमान में क्या है, हम और आप एक ऐसी सैलरी ले रहे हैं जो कभी हमारा सपना हुआ करता था, है ना, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये केवल और केवल इस वजह से है कि महंगाई की दर जिस तेजी से बढ़ रही है, उस दर से अगर हमारी और आपकी आय बढ़े, फल पक्ष बढ़े, तो शायद हम और आप बैठ के इस पर डिबेट भी नहीं करते। ठीक है, तो महंगाई का बढ़ना ग्रोथ इकोनॉमिक्स के लिए एक अच्छा सूचक माना जाता है। अगर भारत ने एक लक्ष्य बनाया है 2047 तक, ये हम लोगों को विकसित देश के रूप में उभरना है, तो ये महंगाई को मैं पर्टिकुलरली पॉजिटिव रूप में देखता हूँ। लेकिन इसमें मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि आपकी, मेरी, हर व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़े। ये तो एक चीज हो गई जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो क्या महंगाई बहुत खराब है? हाँ, अगर आपकी आय नहीं बढ़ रही है तो बहुत खराब है। लेकिन अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ये एक अच्छा सूचक भी साबित हो सकती है। नंबर एक चीज। दूसरा, आपने कहा क्या करना चाहिए, फिर हम इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो स्थिति है, मैं और आप सारे सारे पैनलिस्ट जो हैं शायद इस बात से एग्री करेंगे कि पिछले 6 महीनों में जो मोबाइल फोन्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ी हैं। मतलब जो 20,000 के फोन है वो 45-50 हज़ार रुपए में मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोनोपोली जो है कुछ कंपनीज की थी, उन्होंने क्रिएट की हुई थी। जो रैम चिप्स हैं उनके मामले में एआई जिस तरह से आया है, इसका फायदा राकेश जी किनको मिला है? इसी चैनल पे मैंने डिबेट करके बताया था आपको भी पिछली बार भी, कि उनको मिला है जहां पर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चिप्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, उसके अलावा आप देखेंगे जो रोबोटिक्स हैं, है ना, जिन इकोनॉमीज में, उनको इसका डायरेक्ट फायदा मिला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मार्केट में आप कह सकते हैं प्राइसेस बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, तो एक देश भारत जो है वो दुखी हो रहा है और बाकी देश जो है वो क्या हो रहा है, सुखी हो रहा है? वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो आज हाल फिलहाल की स्थिति में भारत सरकार को सबसे पहले इसे कंट्रोल करने के लिए हेवी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे एक मॉडल है जिसमें हम लोग एक्सटर्नैलिटीज पढ़ाते हैं कि आपका नुकसान मेरा फायदा, मेरा फायदा आपका नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए सरकार क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। सरकार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर चाहूंगा वो कैसे हस्तक्षेप करें। जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जिससे फायदा हो रहा है उसके लिए सरकार क्या करे? सब्सिडी दे। ठीक है, वो बढ़ाए उन चीजों को। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में जिससे महंगाई बढ़ रही सारी चीजें, उनके ऊपर क्या करें? टैक्सेस लगाएं और बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। दूसरी चीज कि हम लोगों को फाइनेंस में रिस्क लेने की आवश्यकता है। हम लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन उद्योग कौन से लगा रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। उद्योग हमें लगाना है जहां पर दुनिया की डिमांड है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इसी चैनल के माध्यम से कि दुनिया में आज जो सिलिकॉन चिप्स हैं, जो रैम चिप्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं, पूरी दुनिया में केवल 3 कंपनी रूल कर रही है। अगर मान के चलिए 97% शेयर दुनिया का 3 कंपनी के पास है। अगर भारत रिस्क लेके एक कंपनी एस्टेब्लिश करे, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके, बाहर के लोगों को लाके, अगर आपको 3 से 4% में मिलता है, तो आप यकीन मान के चलिए हम बहुत आगे निकल जाएंगे। केवल एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको ये। तो हमें रिस्क लेना होगा, फाइनेंशियल रिस्क की बहुत जरूरत है। तीसरा कि हमारे जो गुड्स हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तुएं आप और हम खरीद रहे हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि बाहर जाके उसको व्यक्ति खरीदे या बाहर का व्यक्ति हमसे खरीदे। हम अब गुड्स कहाँ से मंगाते हैं? हम चाइना से गुड्स मंगवा रहे हैं। ठीक है, चाइना के लिए तो हम भगवान है। अगर आप चाइनीज व्यक्ति से पूछेंगे दिवाली कब है, वो आपको पहले बता देगा। हो सकता है भारत का व्यक्ति नहीं बता पाए, वो मुहूर्त भी बता देगा चाइनीज आपको। क्यों? क्योंकि हम उसके ग्राहक हैं। हर साल दिवाली आती है, आप देखेंगे करोड़ों की मात्रा में जो है वहां से क्या होता है, वहां से एक्सपोर्ट होता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है राखी जी। अगर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पैसा आएगा। चौथी चीज कि जो हमारे मैनेजरियल जो रिस्क है ना, जिसमें हम लोग देखें मुख्य रूप से हमारे सर्विस सेक्टर्स आते हैं, है ना। तो ये मैनेजरियल रिस्क के अंदर आप देखेंगे हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर जो भी सारी चीजें चल रही हैं वो किस रूप से चल रही हैं? हायर एंड फायर की पॉलिसीज हैं आज की कंडीशन में। हमारे यहाँ पर हम लोग
उस लेवल पे सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भारत का एम्प्लॉयर इतना अच्छा है नहीं कि वो इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड करे। तो हमको सर्विस डिलीवरी में क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और आखिरी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम और आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की मंशा है ना, जो कि मैं मानता हूं कि सरकार की मंशा है, अगर सरकार की मंशा होगी तो इस स्थिति परिस्थिति को बहुत बड़े लेवल पे जाके जो है वो क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और आने वाले समय में मैं देखूंगा और मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि अपने स्तर पे जो भी जो प्रयास किए जा सकते हैं वो भारत सरकार को मैं दे सकूं। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि कुछ समय की बात है, अगर ये एस्टिमेटेड रिपोर्ट्स आई भी हैं तो आप भी जानते हैं एडीबी ने एक और रिपोर्ट दी है कि हम भले ही हमारी ग्रोथ दर कम होगी, लेकिन हम एक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होंगे। साथ ही साथ अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हमारी ग्रोथ जो है लगभग 7% के ऊपर होगी। तो ठीक है, थोड़ा सा समय का हेरफेर है, देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है। ठीक है। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा। विवेक जी अनम्यूट करिए। नहीं, अभी भी ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए दोबारा से जल्दी से कनेक्ट करते हैं आपको। एचएन उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। हाँ, एचएन उपाध्याय जी, जी क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से इतर मैं पहले एक प्रतिक्रिया ऐसे चाह रही हूँ कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, जिन भी कारणों से बढ़ रही है, और जिस तरीके से लोकेश जी ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे, विपक्ष में होने के नाते देखिए महंगाई आएगी, सबके लिए आएगी। वो फेस लोकेश जी को भी करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, सबको करना है। उस नजरिए से आपका ऐसा कौन सा एक बेहतर सुझाव हो सकता है कि इन चीजों पर सबसे पहले कुछ कंट्रोल हो सके? देखिए, हम यदि कह दें कि टमाटर बहुत महंगे हैं और बिल्कुल आधे पे बिकने लगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि उसकी कितनी पैदावार है, वो कहाँ से आ रहा है, किन चीज़ों से आ रहा है। और निश्चित तौर पर जहाँ से जो भी हो रहा है, सरकार के हैंड पे चीज़ें हैं, वो हो सकती हैं, तो बैलेंस वहीं से होगा। हम डायरेक्टली वो चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन चाहिए तो। और या तो दूसरा विकल्प बहुत अच्छा लोकेश जी ने बताया है कि ठीक है, आप तो 100 रुपए किलो कर दीजिए, हमारी सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ा दीजिए, तो हम तो 1 किलो पे ही काम करेंगे। बट सवाल इस बात का है ना कि वो इतनी जल्दी हर सेक्टर में हर व्यक्ति की आय नहीं बढ़ती और ना बढ़ेगी। तो हमें उस तरीके से समझना पड़ेगा कि इस महंगाई से निजात पाने के लिए या फौरी राहत पाने के लिए क्या एक बेहतर सुझाव हो सकता है। जी राखी जी, देखिए बहुत लोकेश जी ने अच्छा सा समझाया बात को। ठीक है, महंगाई समय समय बढ़ती रहती है, हमारी सरकार में भी बढ़ती रही है, लेकिन आप देखिए सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या जो है रोड मैप तैयार करती है, क्या योजना बनाती है। आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमको मजबूती से काम करना चाहिए। इन्होंने नारा तो दिया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन वो जमीन पर नहीं दिखाई दिया। वो जो है समाप्त हो गया, उसका कोई नाम भी नहीं लेता है। और आप जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते थे कि आम आदमियों के जेब में पैसा जाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने 2024 के भी चुनाव में, उसके पहले भी चुनाव में उन्होंने 6,000 या 7200 रुपए महीने देने की बात कही थी आम आदमियों को, जिससे जनता को राहत मिलती, उनके जेब में पैसा जाता, बचत होता, वो खरीदते सामान को, उससे अर्थव्यवस्था और गतिशील होता। आप बताइए, पेट्रोल का दाम ठीक है, मिडिल ईस्ट का जो चल रहा है, ईरान और इन सब का समस्याएं, ईरान और अमेरिका के युद्ध का मामला, देखिए विश्व में कहीं न कहीं ऐसी समस्याएं होती रहेगी। हर देश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के निरंतर स्थिर होकर एक निरंतर काम करते रहना चाहिए। कभी ये समस्याएं आ जाई तो हम उससे कैसे निजात पाएंगे, लेकिन ये सरकार इस पर कभी कोई ध्यान ही नहीं दी। रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा ले लिया, खर्च कर दिया, सब कर देते हैं, रिजर्व बैंक का पैसा है। और न आप बताइए पीएम केयर फंड का पैसा कुछ पता नहीं चल रहा है, और आम जनता तक पैसा नहीं है। जैसा कि मुकेश कह रहे थे, ठीक है महंगाई बढ़ रही है, सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, इसको हम अलग कर देते हैं। आम आदमी सैलरी तो भाई 2-3% वाले, 4% वाले जो है, लेकिन आम आदमी के लिए भी तो समस्या है, उनके पास भी तो पैसा होना चाहिए, उनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए। उनके जेब से पैसे सब निकल जा रहे हैं महंगाई की वजह से। आप बताइए पेट्रोल का दाम बढ़ा, लेकिन कई जगह कच्चे तेल का दाम कम हुआ, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल का दाम क्यों नहीं घटाया गया, डीजल का दाम क्यों नहीं घटाया गया? और पेट्रोल डीजल का दाम घटाया जाता है तो निश्चित रूप से इसका सीधा प्रभाव महंगाई के कम होने पर पड़ता, और वो अपना वसूल रहे हैं, वो अपना पैसा जेब भर रहे हैं। सरकार पता नहीं किसका, कंपनियों का क्या है, उनसे कहाँ से चंदा लेते हैं,
अप्रत्यक्ष रूप से अपने जेब भरते हैं, उनको छूट दिए हुए है, न उसको जीएसटी के दायरे में लाए, हमारे तमाम चिल्लाने के बाद भी, लाख प्रयास के बाद भी। तो ये महंगाई तो कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आम जनता के समस्याएं हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था भी स्थिर हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था गतिशील नहीं रहेगी। जब तक आप बचत नहीं हमारा होगा, ठीक है महंगाई जो भी हो, लेकिन आप देखिए मार्च में से अप्रैल महीने की बात करें, मार्च अप्रैल के 1 महीने के बीच में दुगना महंगाई दर बढ़ा था। 4 पॉइंट से लेकर लगभग 8.5-9 पॉइंट प्रतिशत तक महंगाई दर बढ़ गई। इधर बीच और तेजी से बढ़ रही है, थोक महंगाई तो और ज्यादा बढ़ रही है, जिसका सीधा प्रभाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। सीधा लोगों को देखने में तो नहीं आता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो महंगाई कम करने के निश्चित रूप से सरकार ऐसी कार्य करे जैसे हमारी सरकार किया करती थी। 2008 के आर्थिक मंदी में भी हमने काम किया, और बल्कि 2009 के चुनाव में हमने 70,000-72,000 करोड़ किसानों का माफ भी किया। अब ये क्या देते हैं, अभी हाल ही में देखिए महाराष्ट्र के इलाकी बना में 29-30 हजार करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। तो इतना घोटाला आ रहा है, ये पैसा तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़े मंत्री विधायकों कार्यकर्ताओं के जेब में जा रहा है। आम आदमियों का पैसा जा ही नहीं रहा है, उनका बच रहा है। तो महंगाई को कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करिए और उस पर लगातार सरकार काम करे। चाहे किसी की सरकार बने, वो ऐसा रास्ता हो कि लगातार देश में काम होते रहना चाहिए। अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है कि जो अनवरत रूप से अगर हमारा डाउन हो जाएगा तो निश्चित रूप से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। चाहे सब्जी का दाम हो, दाल, ये तो रोजमर्रा की चीजें है ना। आम आदमी बेहाल है, करा रहा है, लेकिन सरकार पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा आप देखिए, अब मुद्रा रुपए की स्थिति कितने तेज गिरती जा रही है, बताइए। यही प्रधानमंत्री जी जब 55-56 रुपया था तो क्या कहते थे कि रुपया पतला होता जा रहा है, हमारे देश की इज्जत गिरती जा रही है। अब इस पर एक बार भी बात करते हैं राखी जी भाई, उसको हमारे रुपए की कीमत को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, वो लगातार ही बढ़ती जा रही है, डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है रुपया का स्तर। तो उसका प्रभाव तो पूरे देश पर पड़ेगा ना, निश्चित रूप से महंगाई पर उसका भी प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल डीजल से सीधे प्रभावित होती जनता, ट्रांसपोर्टर के खर्च बढ़ते हैं। तो महंगाई बढ़ने का कारण मेन रूप से यही है कि आम, जैसे लोकेश जी ने कहा, सब्सिडी दीजिए जनता को, पैसे उनके जेब में डालिए, किसी तरह से अपने भ्रष्टाचार को रोक कर आप आम आदमी को लाभ पहुंचाइए। जो कि अपने को लाभ पहुंचा रहे हैं, आम आदमी को भगवान भरोसे छोड़ दिए है, इसलिए महंगाई नहीं कम हो पा रही है। और अर्थव्यवस्था के साथ इन्होंने तो कभी नहीं। जी जल्दी से वापस आओ। विवेक जी अभी सुन पा रहे हैं मुझे? सर ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे अभी भी, एक बार अनम्यूट करिए, कुछ टेक्निकल इशू है मे बी। विवेक जी को फोन पर कनेक्ट कर लीजिए एक बार, शायद उनका ऑडियो पहुंचे प्रॉपर, ताकि उनसे बात हो पाए। तब तक ठीक है। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुमन जी अनम्यूट करिए। देखिए आ रही आवाज अब? हाँ आपकी आवाज अभी आ रही है। सुमन जी, बढ़ती महंगाई को कैसे दूर करें, क्या एक बेहतर सुझाव आपकी तरफ से हो सकता है? और क्या होता है, हम आम भाषा में ज़रूर समझ रहे हैं कि महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर लें या उसके लिए जो भी जिम्मेदार है खड़ा कर लें, लेकिन ये पीड़ा है आम जनता की, क्योंकि ये बस सच है, उनको उतना नहीं मिल रहा और लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और पिछले 4-1 महीने से तो आप नोटिस करिए बहुत ज़्यादा ही चीज़ें पैनिक हो रही हैं। पहले पेट्रोल डीजल की मार से परेशान हुए, उसके बाद अब अनाज की या सब्जियों के रेट्स देख लीजिए। तो ये आम जनता पर तो बोझ है, इसको दूर तो करना पड़ेगा, या तो फिर उसके पैरेलल आप दूसरा एक कुछ ऐसी चीज़ दीजिए कि लोगों को राहत मिले। तो ये एक पूरा कहते हैं ना कि पूरा एक रोड मैप बनाने की जिम्मेदारी सरकार की। क्या बेहतर सुझाव आपका हो सकता है? देखिए राकेश जी, जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, खुदरा बढ़ रही है, थोक महंगाई बढ़ रही है, इसका सबसे ज्यादा असर, वैसे असर तो सब पर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका आम आदमी पर पड़ रहा है। जो छोटे नौकरीशुदा कर्मचारी हैं, रिक्शा रेहड़ी चालक हैं, छोटे दुकानदार हैं और जिनकी आमदनी बहुत थोड़ी है, ऐसे लोगों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। पहले कहा जाता था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अब दाल खाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। दाल के रेट देखो कहाँ पहुंच गए हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार से उम्मीद थी हम लोगों को कि आम आदमी को राहत मिलेगी कम से कम 3 क्षेत्रों में, शिक्षा में, चिकित्सा में और रोटी में, तीनों मामलों में सरकार कुछ बहुत ज्यादा
15 साल गुजर जाने के बाद, 12 साल गुजर जाने के बाद कोई बहुत बढ़िया नतीजे नहीं दे पाई है। शिक्षा का हाल ये है कि आज अगर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आप पे 12 से 15 लाख रुपए साल के होने चाहिए। एक दफ्तर में काम करने वाला बाबू, एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर और जो गरीब आदमी है वो तो सपना ले ही नहीं सकता कि बच्चे को डॉक्टर बना देंगे। इंजीनियर बनाना है आपने तो 5 से 8 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा कम से कम साल का। कैसे ये जो प्राथमिक चीजें थी, जहां महंगाई कम होनी चाहिए थी वहां तो कम हुई नहीं। और तीसरा रोटी का, चिकित्सा में देखो क्या हाल है। इतनी महंगी चिकित्सा हो गई है कि गरीब आदमी, ठीक है सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, उसका काम चल रहा है, वरना जो प्राइवेट अस्पतालों का हाल है, क्योंकि बड़ी बीमारी के लिए जाना पड़ता है मजबूरी में वहां पे, वहां इतनी महंगाई है कि आम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो शिक्षा, चिकित्सा, रोटी भी नहीं मिल पा रही है। रोटी मामले में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, दाल महंगी, सब्जी महंगी, आटा महंगा, सोना महंगा, चांदी बेटी, मतलब कोई जगह कोई तो चीज बता दो जो सस्ती हो, जो आम आदमी कर सके। दरअसल वजह यह है कि अब लोगों का ध्यान, जो सरकार का ध्यान हो गया है चुनावी रेवड़ियां बांटने में। उसके सामने लक्ष्य ये हो गया है कि जो मर्जी खर्च करो, बजट को जैसे मर्जी लगाओ, सरकार आनी है। आपने देखा होगा जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां जमकर रेवड़ियां बांटी गई, और उसका नतीजा क्या निकला कि देश के तकरीबन सभी राज्य लाखों करोड़ रुपए कर्जे में डूबे हुए हैं। जब ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए हैं तो आम आदमी को राहत कहां से देंगे वो? ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को और खास तौर पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो आम आदमी है उसके लिए कुछ इंतजाम करें, नहीं तो आम आदमी की जिंदगी दूभर हो जाएगी। उसके लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। और सरकारों ने, अगर आप देखेंगे कि महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अब तेल है, अब देखो पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, तेल सस्ता हुआ है, सस्ता जो रेट बढ़ाया था कम से कम वो तो वापस ले लो आप। अब तो हाल ये है कि जो बढ़ाया था उससे भी ज्यादा रेट मिल रहा है यहाँ पर। और 20 और 80-20 वाला जो मामला आ गया है उसमें माइलेज कम हो गई है, एवरेज कम हो गई है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, इससे तो और महंगाई बढ़ेगी। देखो ये प्राथमिक चीजें हैं जहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जो नारे शोशेबाजी है ना, रेवड़ियां बांटने वाली और यहाँ ये बड़े बड़े बयानबाजी से, इससे आम आदमी कुछ नहीं मिलने वाला। आम आदमी को जो मूल में है वो महंगाई बैठी हुई है। इस महंगाई को अगर सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो देख लेना आने वाले सालों में लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा आपको सड़कों पे नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। विवेक जी अभी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, विवेक जी शायद प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दिव्या जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ मैम। क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक गृहिणी भी होंगी, और एक महिला होने के नाते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आम जीवन में देखते हैं, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे घर का काम देख रहे हो, या आम चीज़ों, छोटी छोटी ज़रूरतों की जो चीज़ें होती हैं उससे दो चार होना पड़ता है। जिस तरीके से महंगाई का रेशो लगातार बढ़ रहा है और पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूसली ये बढ़ता जा रहा है, क्या मत आपका है? कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? और बेहतर सुझाव मुझे लगता है आपका भी एक होगा। देखिए, जैसे टेक्निकल बातें आम लोगों को समझ में नहीं आती, गृहिणियों को जो घर पे काम कर रही हैं, जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प काम कर रही है, उन सबको आम चीजें नहीं समझ में आती। बस उनको ये समझ में आता है कि उनका सिलेंडर महंगा हो गया है, उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। एक तरफ हम बात करते हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ सिलेंडर की मार उनकी तरफ इतनी ज्यादा है कि वो दोबारा से लकड़ियां जुटा के वापस वही चूल्हे पे खाना बनाने के लिए दोबारा आ चुके हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता हम कहाँ से सिलेंडर लेकर आएंगे। दूसरी चीज पेट्रोल इतना महंगा है कि हर एक व्यक्ति जो सैलरीड पर्सन है, मिडिल क्लास, वो तो अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा, तो नीचे वाला तबका जो लो मिडिल क्लास है वो कैसे अफोर्ड करेगा? सब्जी, दाल, रोटी, मतलब हर एक चीज जो एक आम आदमी की बहुत बेसिक चीजें हैं वो सब महंगी है। सरकार को इन सब चीजों के लिए मेन तो जमाखोरी, काला बाजारी, ये चीजें तो सरकार कर सकती है।
इतना लोगों ने जमा करके रखा हुआ है, फ्यूल इतना महंगा कर रखा है, थोड़ा सा टैक्स घटाए, सैलरीड पर्सन की इनकम बढ़ाए या उसको कम से कम टैक्स में राहत दे, कुछ ऐसी चीजें, बेसिक चीजें सरकार करे तो आम आदमी को थोड़ी राहत दे। लॉन्ग टर्म तो नहीं, शॉर्ट टर्म तो दे, जब तक ये ईरान और इसका युद्ध चल रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई है, जैसे मैं जिन लोगों को जानती हूँ हमारे यहाँ काम करते हैं या दूसरे लोग, उनके पास सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, वो ब्लैक में सिलेंडर लेते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ, 1100-1200 का तो हमारे घर पे आता है, ठीक है, वो 2500-3000 का सिलेंडर ले रही है, जबकि उसकी तनख्वाह 5000 है। तो वो व्यक्ति खाएगी क्या और करेगी क्या? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना, इंसान को मरने पे मजबूर कर देती है। तो सरकार को इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, छोटी बेसिक चीजों को लेकर, कि खाना पीना, फ्यूल, ये सब चीजें तो कम करे, थोड़ा टैक्स में राहत दे, थोड़ी सब्सिडी बढ़ाए, ताकि इंसान जी सके इतनी महंगाई की मार में। ठीक है मैम, जल्दी से वापस आऊंगी। विवेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? विवेक जी कनेक्ट नहीं है हमारे साथ? जी बताएं। हाँ, बड़ी देर बाद ऑडियो आया सर, क्योंकि आपकी बात आना बेहद जरूरी थी। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई है और एक जो कॉमन पॉइंट आया वो ये आया कि सरकार के हाथ में जो है वो ये है कि एक प्रॉपर रोड मैप बनाएं इस महंगाई से राहत देने के लिए, सब्सिडी को बढ़ाएं, जिनका टैक्स है उसको टैक्स में थोड़ी फौरी राहत दें। जब तक मिडिल ईस्ट का तनाव है तब तक छोटी छोटी फौरी राहत तो कम से कम सरकार दे, ताकि इन चीज़ों से बैलेंस करके लोग चल चुके। क्योंकि क्या हो रहा है, इनकम उतना नहीं है और आय लगातार नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। तो एक बड़ी मांग जैसा है तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं में, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे एक्सपर्ट हो, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, इन सबकी एक मांग कॉमन सी जो निकल कर आई। देखिए रात्रि जिस समय लोग खुदरा महंगाई करते हैं का बात कर रहे हैं, तो आम आदमी की थाली में जो चीजें आती हैं, दाल रोटी सब्जी है, उसको नहीं लगता किसी चीज में बहुत ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई है। टमाटर भी 30 रुपए के अंदर मिल जा रहा है, आलू भी 12-15 रुपए के अंदर है। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी थाली में ना आ रही। और दाल का भी कोई मूल्य ऐसा नहीं है तो लोग उसका रोना रो रहे हैं। इस देश ने 250 रुपए किलो भी दाल कांग्रेस सरकार में खाई थी, अभी तो दाल 120 रुपए किलो चल रही। हाँ, जो भी मित्र हमारे कांग्रेस के कह रहे थे कि वो कच्चे तेलों का दाम घट गया तो दाम घटा देना चाहिए था, 4 दिन वहां शांति रहती, फिर देखिए वहां पे युद्ध चल रहा। अब जो स्थिति है, अब फिर कच्चे तेल के दामों में 3 से 4% उछाल आ गया। तो इन स्थितियों का भी आकलन करते हुए कोई चर्चा करनी चाहिए। आप बीच की 2 अच्छे दिनों की चर्चा कर देते, उसके आगे की और आज की स्थिति की चर्चा हमारे मित्र नहीं करना चाहते। जैसे वैश्विक चुनौतियां, उसमें जिस तरह से भारत सरकार ने 40 देशों से कच्चे तेल का आयात करके आपूर्ति पूरे देश में बनाए रखी, ना एलपीजी कम होने दी, ना कच्चे तेल का कई समस्या होनी थी। हालांकि विपक्ष ने बहुत पहले किया, लोगों को पहले गैस के लिए लाइन लगवा दी, फिर डीजल पेट्रोल की लाइन लगवा दी। उसके बावजूद भी सरकार उन चुनौतियों से उबर करके लोगों को आपूर्ति की व्यवस्था बहाल रखने में कामयाब है। अब इस विषय पर हम आप चर्चा करेंगे। आपके जुलाई का महीना बरसात का समय है, इस समय थोड़ा बहुत सब्जियों में दाम में उछाल होता है, स्वाभाविक है। बरसात के कारण कहीं आने में दिक्कत होती, कहीं पहुंचने में दिक्कत होती है, कहीं रख रखाव में समस्या आती है। लेकिन जैसे ही ये बरसात का समय छपेगा, ये व्यवस्था अगस्त बीतते फिर पटरी पे आ जाएगी। कि कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं जिसको लेकर के हम आप इतनी ज्यादा चिंता में परेशान हूँ। सरकार हर मोर्चे पे काम कर रही है। अभी मेरे लोकेश जी जिस तरह की बात कर रहे थे, अच्छी राय उन्होंने दी, लेकिन आज देश में चिप से लेकर के सिप तक बंद है। चिप की फैक्ट्रियों पे काम चल रहा है, गुजरात में, आसाम में ये इसमें काम चल रहा है, जल्दी इस पे प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो देश हर क्षेत्र में काम कर रहा है। आने वाला भारत तरह का लक्ष्य मोदी जी ने देश को दिया, विकसित भारत का, उस दिशा में कदम बा कदम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश में चिप भी बनने की स्थिति है, देश में सिप भी बनने की स्थिति है। और स्टार्टअप कंपनियों का भी लाखों में आंकड़े हैं जिन्होंने स्टार्टअप कंपनियां डाली हैं। भारत हर
क्षेत्र में भारत प्रगति कर रहा है, इस प्रगति को देखते हुए चर्चा की तो अच्छा रहे। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है लोकेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ही होगा। अमूमन क्या होता है चर्चा में, देखिए ये बात सही है, किसी के लिए महंगाई है, किसी के लिए नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी विवेक जी ने एक बड़ी बात बोली कि बहुत बड़ा विषय नहीं है जिस पर बात करने की ज़रूरत है, और शायद बारिश है इसलिए सब्जियों के रेट में प्रॉब्लम आ रही है, आगे चल के ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस नज़रिए से नहीं सोच पा रहे हैं जो लोग फेस कर रहे हैं या जो उस योग्य नहीं है उनको प्रॉब्लम आ रही है। यदि 20 रुपए भी बढ़ गया या 10 रुपए भी बढ़ गया तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज की शायद गंभीरता को नहीं समझने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, होता क्या है, क्रॉस करेंगे तो बहस शुरू हो जाती है कि ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो मुझे लगता है चर्चा का विषय तो है, लोग तो सरवाइव कर रहे हैं। देखिए, हर बार सिर्फ ये कह देना कि स्थिति कंट्रोल में है और कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एक मिन कैम्प करके बुक है एडॉल्फ हिटलर की, और हिटलर फिलॉसफी में क्या है कि जनता को आप इतना प्रताड़ित कीजिए कि जिंदा रहना उसके लिए ये लगे कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, ये हिटलर नीति थी। तब जो उस टाइम पे जिंदा थे उनको वो इसलिए खुश होते थे कि एटलीस्ट हम जिंदा हैं। ठीक है, मैंने इसी मंच से कई बार कहा है कि मैं आप सभी पैनलिस्ट से उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने अपने दादाजी को काम करते हुए देखा, मेरे अपने पिताजी को भी काम करते हुए देखा है। उनके समय महंगाई उनके समय भी थी, लेकिन मैं फिर से उसी चीज को दोहराऊंगा कि उनकी आय इतनी थी कि उन्होंने अपने घर बनाए, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, उसके अलावा हमको पढ़ाया लिखाया भी और सारी चीजें की है। आज वर्तमान में स्थिति यह है कि मतलब जो इनकम आप कमा रहे हो हैंड टू माउथ की बात चल रही है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि महंगाई जो है वो केवल गरीबों को सताती है। मैं आपको एक उदाहरण की तरह से समझाता हूँ, शायद हमारी जनता को भी समझ में आएगा। जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं उनके लिए महंगाई कभी नहीं बढ़ती राखी जी। आप कहेंगे कैसे? देखिए, जो व्यक्ति रोज दाल और चावल थोड़े थोड़े खरीदता है, 250 ग्राम या किलो भर खरीदता है, तो दुकान पे जाएगा, बोलेगा दाल दे दो, चावल दे दो, कितना रुपए का है? बोले 80 रुपए किलो। ओके, कल को ही उसको बोलेगा कि 90 रुपए किलो, 10 रुपए की बढ़ोतरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रोज कमा के खाने वाले की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो रेशनिंग करता है, मतलब कि जो आम आदमी है, उसके लिए अगर 1 रुपए भी बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं पर उसका जो मेन जो फंड है उसमें कमी आ जाती है। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि महंगाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम उस पर क्यों डिबेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा विषय है, हमें इस पर डिबेट करनी चाहिए, और ना केवल डिबेट करने चाहिए, इसका समाधान है। जैसे मैं अभी सुन रहा था, विवेक जी ने कहा कि टमाटर के दाम जो है वो सही है, 30 रुपए 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, है ना, अच्छी बात है, 30 रुपए 40 किलो। और बरसात में महंगे होते हैं, हम सब जानते हैं। और थाली में जो है वो चीजें आ रही हैं। हमेशा थाली में चीजें आ जाना या जो दर है वो इसी बनाए रखना कि जिससे हमारे पास पैसा तो है। देखिए, पैसा तो हमेशा रहेगा, वो 100 रुपए किलो होंगे तो भी मैं खरीदूंगा, क्योंकि वो रोजमर्रा की चीजें हैं। लेकिन उससे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि महंगाई नहीं है। जैसे सर ने ये भी बताया कि चिप्स भी बन रही है, मैं यही अभी मैंने जस्ट अपने वक्तव्य में कहा था कि चिप्स किन चीजों की बन रही है। पूरी दुनिया में केवल जो रैम्स बनाने वाली कंपनीज है वो 3 है, 97% शेयर है उसका। 20 हजार का फोन आप मार्केट में जाइए ना, आपको पता लगेगा 20 हजार का फोन जो है वो आज 40-45 हजार रुपए का। क्यों हो गया वो? अगर हम इतने बड़े चिप बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हब बन गए हैं तो भारत में तो फिर सस्ता हो जाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है या स्थिति बहुत खराब है, स्थिति चिंताजनक है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उस चिंता को भी आप कहेंगे कि नहीं हम चिंता भी ना करें, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा एक बहुत संवेदनशील विषय है, मैं ऐसा मानूंगा। लेकिन हाँ, महंगाई देखिए हमेशा से किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। क्या महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है कंट्रोल। मैंने अभी इसी चैनल पे कहा था इसी वक्त कि मंशा होना चाहिए आपकी। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि समस्या ही नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर आपके लिए समस्या ही नहीं है तो आप समाधान उसका क्यों ढूंढेंगे? मेरे हिसाब से महंगाई एक बहुत चिंताजनक विषय है। हम उस स्थिति में हैं जहां पे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन वाली स्थिति से गुजर रही है। 4% सरकार जानती है, 4% हमारी टारगेट ग्रोथ होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। हमने कभी भी 4% पे स्टेबल नहीं रखा। हमारी जो इन्फ्लेशन रेट रही है हमेशा 4% के ऊपर रही है। हमने कभी उसको स्टेबल नहीं कर पाए। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सरकार की रिपोर्ट्स ही कह रही है। लेकिन अगर समाधान की बात की जाए, मैं कभी नहीं मानता कि सिर्फ समस्या बात करें। समाधान क्या है इसका? देखिए रागी जी, महंगाई में क्या हो रहा है कि चीजों के मूल्यों के दाम बढ़ रहे हैं। दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है।
और पूर्ति कम क्यों है? क्योंकि हम लोग R&D पे जो है वो पैसा नहीं डालते, हम लोग स्किल्ड लेबर पे पैसा नहीं डालते, हम लोग सही टाइम पर सही चीज नहीं लेके आते हैं। ठीक है, आज की न्यूज है, आपने देखा होगा, आप तो इसी फील्ड से जुड़ी हुई हैं, कि चाइना की कंपनी है, उसने कैसा फोन लॉन्च किया है जो खुद AI फोन ऑपरेट करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोन खरीदना है, आपके मोबाइल फोन भी वही सुनेगा, है ना, जवाब भी वही देगा, टेक्स्ट वही करेगा। हो सकता है आपको लगे इससे क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। वो हमसे आने वाले समय के लिए 30 साल आगे के लिए तैयार है, हम आज के लिए तैयार नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो किसके लिए, भविष्य के लिए तैयार हो, है ना। तो महंगाई जो है वो बहुत गंभीर विषय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर सरकार, फिर से मैं दोहराऊंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करे, शिक्षा पे पैसा खर्च करे। आप देखिए कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी 1964 की, वो कह रही थी 6% खर्च करना चाहिए। मैं सरकार से जवाब लेना चाहता हूं कि आज 2026 में जो 64 की रिपोर्ट है, 3% से ज्यादा कभी सरकार ने खर्च नहीं किया। कितनी सरकारें और आई और गई, आज बीजेपी, इसके पहले कांग्रेस थी, ऐसा क्यों हुआ? शिक्षा के ऊपर 6% का आंकड़ा था 1964 का, 2026 में आज तक 3% ज्यादा खर्च नहीं किया। मतलब सरकार की मंशा नहीं है कि वो एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करे। हेल्थ के ऊपर जीडीपी का कितना परसेंट खर्च होना चाहिए? कम से कम 4 से 5% खर्च होना चाहिए। 2% से ज्यादा कभी सरकार ने कभी खर्च नहीं किया है। मैं केवल बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी सरकारें थी, तो ना हेल्थ पे आप खर्च कर रहे हैं, ना एजुकेशन पे आप खर्च कर रहे हैं। अगर माता पिता के सर से आप एक बोझ उतार दें एजुकेशन का, मेरे भैया भाभी यहाँ से न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि मुझे ना छोटे यहाँ पे बच्चे की एजुकेशन की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार जो है क्वालिटी एजुकेशन दे रही है उनको, उनका पूरा पैसा वो सेविंग करते हैं। ले ले सरकार आज जिम्मेदारी। मैं इस चैनल से कहना चाहता हूं कि आप पेट्रोल जो है आज कितना 114 रुपए ना, आप 200 रुपए कर दीजिए, लेकिन आप ये वादा कीजिए कि हर बच्चा जो है, चाहे वो इलीट क्लास बच्चा हो, चाहे वो गरीब क्लास का बच्चा हो, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। ये सब जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो सब घर के लोग हैं, अभी मैडम बता रही थी उनके यहाँ पे जो काम करने वाले, आप दीजिए ना उसके बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन दीजिए। हम कैसे भी करके करेंगे। तो महंगाई फिर हम बोलेंगे, फिर हम भी विवेक जी की तरह बोलेंगे महंगाई कोई बड़ा विषय नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह के स्तर, इन चीजों पे अगर सरकार पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, तो मैं भी कहूंगा आपकी तरह कि महंगाई कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। ठीक है एच.एन. उपाध्याय जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। राखी जी, देखिए जैसे विवेक जी कह रहे थे कि कच्चे तेल का दाम घटा है, 4 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा। अरे भाई, अब तो नियम बना दिए कि घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। वो अपवाद है कि चुनाव चल रहा था तो आपने रोका हुआ था, तो जब घटा 10 दिन से 15 दिन से घटा है, 4 दिन से नहीं घटा है, आपने उसका राहत क्यों नहीं दिया? अरे जब बढ़ेगा देखा जाएगा, घटा है तो उसका लाभ जनता को दीजिए ना। ये किस तरह से ये लोग तानाशाही वाली बात करते हैं कि कहने की बात नहीं। दूसरी बात, लगातार रुपए की मूल्य जो गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले, ये क्यों नहीं रुक रही है भाई? कैसे आप अर्थव्यवस्था की कैसी व्यवस्था कर रहे हैं? अरे जैसा कि लोकेश जी कह रहे, सही बात है, शिक्षा, पहले शिक्षा लोग कर लेते थे, हम लोग पढ़ लिख कर इतना तक किए, अब आदमी पढ़ाने में भी परेशान है, न घर बनवा पाएगा, न जो है प्रॉपर्टी खरीद पाएगा थोड़ा बहुत अपने के लिए एक्स्ट्रा, पढ़ाने में ही लोग परेशान है। और ये क्या शिक्षा पर ध्यान देते भाई? राखी जी, 1 लाख से अधिक स्कूल तो इन्होंने बंद कर दिया है। आप बताइए, जैसा कि हमारे सुमन जी सर कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी पर इतना खर्च, 1516 लाख सालाना, इंजीनियर पे इतना साल, ये क्यों इतनी महंगी शिक्षा हो गई है? ये 12 साल में महंगी शिक्षा है। इतनी शिक्षा महंगी नहीं थी पहले, जितना इन्होंने बढ़ाया है। आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। तो इनको महंगाई से कही रहे कि महंगाई उससे कुछ बनी नहीं है। जब ये महंगाई को स्वीकार ही नहीं करे तो निजाम क्या करेंगे? इन्होंने कुछ नहीं स्वीकार किया, न महंगाई के लिए स्वीकार किया, न किसानों की समस्या के लिए, न फौजियों की समस्या के लिए, न देश की विदेश नीति के लिए इन्होंने समस्या माना। ये तो समस्या मानते ही नहीं कुछ, तो उसका निदान नहीं करते हैं, निदान होगा ही नहीं। जब समस्या कभी नहीं माना, इसीलिए इतनी समस्याएं और बढ़ती जा रही है देश में, और इसके देश के आम नागरिक इसको भुगत रहे हैं। इनकी कोई अर्थव्यवस्था को लेकर न कोई नीति है, न रोजगार को लेकर नीति है, न मुद्रा का मूल्य गिर रहा है उसके लिए। अच्छा आप बताइए, कर्जा कहीं देख लीजिए, 55,000 करोड़ या 55 लाख करोड़ पहले था 2014 में, अब 2 लाख से अधिक करोड़, 200 लाख करोड़ से अधिक इनका कर्जा हो गया है। अब कर्जे भी बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है भाई? आप बताइए ना। कहते हैं कि हम सब सुविधा दे रहे हैं, ये तो एक विकास सतत प्रक्रिया है। आप हमको कर्जे से लाभ देंगे और उसके बाद कह रहे विकास कर रहे हैं।
अब ये 4 गुना कर्जा कहाँ से हो गया? जैसे चल रहा था 55 लाख करोड़ रुपया तो 47 से लेके आज तक हुआ था, अब 12 साल में इसको आपने इतना बढ़ा दिया है। तो क्या ये अर्थव्यवस्था हमारा खराब नहीं हो रहा है? मुद्रा का मूल्य जो है, रुपये का मूल्य लगातार 100 तक पहुंच जा रहा है। पेट्रोल डीजल का तो कोई बातें नहीं है, 70 रुपए से इतने तक, जबकि इसमें कच्चे तेल का दाम 130-135 रुपया डॉलर था इस वक्त, तब भी हम जो है 55, 56, 97 दे रहे थे। अब जब 40-45 आए तब भी 100 रुपया था, आज भी 90-95 तब भी 114 है, जबकि 110-20 बढ़ गया था तो आपने थोड़ा बढ़ाया, लेकिन कई देश घटाए, आपने कहाँ घटाया भाई? अब क्यों नहीं घटाते हैं जो बढ़ा देते हैं एक बार चीज बढ़ाने के बाद इन्होंने उदाहरण बता दे कोई चीज घटाया हो। गैस का दाम तो कुछ बातें नहीं है, 400 रुपये पर ये जो है सिलेंडर लेके सड़क पर बैठते थे, 1100 रुपया क्यों नहीं लाइन लगा? अभी जो है जब मिडिल ईस्ट का जो झंझट चल रहा था, गैस के लेकर लाइन लगा, पेट्रोल के लेकर लाइन लगा, यही तो बात है। ये स्वीकार ही नहीं करते हैं तो इनसे बातें करना बेकार है, इसीलिए जनता तो इनसे कोई जवाब ही मांगती है, जवाब ही नहीं देते हैं, जनता निराश है। और जो उन्होंने कहा हिटलर की बात, इन्होंने लोकेश जी ने सही कहा, यहाँ जनता जिंदा ही रहने को सोच रही की सरकार बहुत कर रही है। जी राखी जी। ठीक है, सुमन जी अपनी बात रखिएगा। सुमन जी अनम्यूट आज करिए। विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। राखी जी, हाँ, हम लोग आज विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले हमें अपने देश के हालात को सुधारना चाहिए। देखिए, जीएसटी लगाया, जीएसटी ने सरकार का खजाना भर दिया और आम आदमी की जेब खाली कर दी। भाई इतना पैसा आ गया आपके पास है, कम से कम जनता के लिए तो उसका इस्तेमाल करो। अब महंगाई जिस तरह बढ़ने लगी है और बढ़ती जा रही है, आप देख लेना आने वाले कुछ समय में आरबीआई ने ब्याज की दरें बढ़ानी है, और जब वो बढ़ेंगी तो उसका असर कई क्षेत्रों में पड़ने वाला है। उद्योग में पड़ेगा असर, आम आदमी पड़ेगा असर, और शिक्षण संस्थानों में असर पड़ेगा, कई जगह उसका असर पड़ने वाला है। तो अभी से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अभी से हमें महंगाई पर काबू करने के लिए सरकारों कदम उठाने चाहिए। ठीक है, दिव्या जी अपनी बात रखिएगा। हाँ, मेरा सिर्फ सरकार से ये निवेदन है कि खाद्य, अनाज, सब्जी, पेट्रोल, जो बेसिक नीड्स है उस पर वाकई में रोड मैप की तरह काम करे, लोगों तक उसकी सुविधा पहुंचाए, सब्सिडी दे, और जब राहत आप बड़ी नहीं दे सकते तो छोटी टर्म पे, छोटे स्तर पे राहत दें, ताकि इंसान अपने आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छे से जी सके। लेकिन मैम अभी तो देखिए ना, अब जैसे विवेक जी ने पहले ही कह दिया था कि चाहे दाल चावल की बात कर लें या हम टमाटर की बात कर लें, इतना कुछ नहीं है, लोग उसको खा सकते हैं और आसानी से खा रहे हैं। अब इसके बाद सवाल बचता नहीं है, इसलिए मैंने कुछ क्रॉस नहीं किया। सवाल तो बस ये है, सवाल तो ये है कि जो व्यक्ति रोज जाता था सब्जी, अगर आप, मैं एक बहुत साधारण सा एग्जांपल दे रही हूँ, एक व्यक्ति हफ्ते में एक बार सब्जी खरीदने जाता है, हफ्ते की एक बार भरता है राशन, ठीक है, वो व्यक्ति 2000-3000 उसका बजट होता था, अब वो 4-4,500 हो गया। कोई बात नहीं, ला रहा है, खा रहा है, सैलरी तो उस इंसान की नहीं बढ़ी, एट द एंड ऑफ द डे उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वो मेंटल हरासमेंट से जूझ रहा है, अपने वर्कलोड से जूझ रहा है, अपने खाने पीने की चीजों से जूझ रहा है। शिक्षा की बात करें, अगर वो लोन लेने जाता है तो लोन उसको ज्यादा दर पे मिलता है, और शिक्षा आसान नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए, आयुष्मान वाले बेचारे वो भर्ती तो हो जाते हैं मगर फिर भी दवाइयों वगैरह से उनका उतना भी बजट नहीं होता। मिडिल क्लास वाला व्यक्ति अगर उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाए, कैंसर से पीड़ित हो जाए, तो उसका तन मन धन सब कुछ खत्म हो जाता है। वो पूरा एक व्यक्ति पूरे अपने परिवार का सारा फाइनेंशियल पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इंसान, मतलब सरकार को सिर्फ इतना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों से राहत दे, ढंग से रोड मैप बनाए कि मिडिल क्लास व्यक्ति भी किस तरीके से सरवाइव कर सके, जो कि इजी नहीं है अभी के जमान टाइम पे, बिल्कुल इजी नहीं है। इंसान सब खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है, मगर किस स्थिति में कर रहा है वो बहुत जरूरी है। स्थिति खराब है। ठीक है, विवेक जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। आप लोग की बात मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा ठीक है, विवेक जी सभी लोगों का ये मत है जो पहले भी आया था कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में राहत देना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने कहा कि नहीं, सब्जी दाल चावल सभी को मिल रहा है, ऐसी कोई बहुत बड़ी महंगाई नहीं बढ़ गई है,
तो पहले की सरकारों में भी थी, ठीक है मान लिया, लेकिन फिलहाल जिन लोगों जो लोग 2000 का, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो अभी मैम ने रखा यहाँ, मान लीजिए 2-2.5 हजार रुपए का वो हफ्ते का राशन ला रहा है, अब जा रहा है तो 4-4.5 का है, तो उसके पैसे तो खत्म हो रहे हैं ना, थोड़ा तो बढ़ा। तो इन सब चीजों के लिए कुल मिला के एक रोड मैप बनाने की सब लोगों की मांग है कि आप एक रोड मैप तैयार करिए कि महंगाई से कैसे आम जन को राहत दी जाए। तो पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप माने कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, यदि आप मानेंगे नहीं तो फिर रोड मैप भी नहीं बनेगा। यही तो समस्या है राखी जी कि जिस महंगाई का लोग यहाँ वर्णन कर रहे हैं वो महंगाई कहाँ है, लीजिए कौन सी ऐसी चीज आपकी थाली में जिसका दाम उछल गया है तो आपकी थाली में नहीं। आप कोई एक चीज तो हमें बताएं, आप टमाटर नहीं खरीद पा रही, कि आलू नहीं खरीद पा रही है, कि प्याज नहीं खरीद पा रही है, कोई ऐसी चीज जो आपकी थाली में नहीं आ रही, आप हमें बताएं। सर मेरे कौन सी अकेले दाल से का क्या हो दाम जाएगा, तेल का दाम जी? मेरे अकेले से क्या हो जाएगा सर, हर नहीं, वर्ग के जो बारे भी में लोग बात कर रहे हैं हम जो यहाँ लोग पे। मैं भी किसान हूँ, मैं भी गृहस्थी के सामान खरीदता हूँ, ठीक है। कौन सी सब्जी ऐसी है जिसका दाम लोगों के नियंत्रण से बाहर हो रहा है, हमें बताया जाए, हम समझे तो कौन सब्जी ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अच्छा आपको नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल महंगा है? विवेकी लौकी 80 रुपए के लिए बिक रही है। महंगा है तो किस कारणों से महंगा है, बच्चे बच्चे को मालूम है, उसके लिए यहाँ चर्चा का औचित्य क्या, सबको मालूम है। अच्छा तो विवेक जी जब तक जब भी अमेरिका क्रूड ऑयल की कीमतें जब कम हुई थी तब कौन सी हमें राहत मिल गई थी? जो पिछले दिनों जो बढ़ के आई थी उसका क्या हिसाब रहेगा? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब जिन कंपनियों ने घाटा खाया पिछले दिनों, अगर दो दिन घट गई तो आप उसको जोड़ रही हैं, आज फिर 3 से 4% बढ़ गई तो उसका वो उपाध्याय जी किताब में लिख दिया जाए क्या? वो ये तो वो वाली बात हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति यदि उसकी फैमिली को 2 टमाटर की भी रिक्वायरमेंट है ना तो वो 20-25 रुपए के भी 2 टमाटर खरीद लेगा। समझिएगा मेरी बात, उसकी जरूरत यदि है तो वो खरीदेगा, लेकिन उसका बजट तो गड़बड़ाएगा ना विवेक जी। इस डेप्थ से सोच रही हूँ। आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं आलू प्याज टमाटर नहीं खरीद पा रही हूँ, अरे मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब खरीद पा रहे हैं, सब खरीदेंगे। टमाटर 30 रुपए के नीचे में मिल जा रहा है, इससे ऊपर कहाँ टमाटर चला गया? सर मैं एक एग्जाम्पल देके बात कर रही हूँ, मैं भी बाजार है क्या आया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ विवेक जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ 6 किलो आलू मिल जा रहा है, शिक्षा महंगी है कि नहीं ये बताइए। मिल रहा है, टमाटर 30 रुपए के अंदर मिल जा रहा है, कौन सब्जी बिगड़ गई है इस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई है कि नहीं है, स्वास्थ्य महंगा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। इनकी बात सुनकर हमें बता दीजिए, उसका जवाब दे देंगे। उनकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही, फिर से बोलिए उपाध्याय जी। ये कह रहे हैं राखी जी, जैसा कि लोगों ने कहा, अच्छा शिक्षा महंगी हुई है कि नहीं हुई है, चिकित्सा महंगी हुई है कि नहीं हुई है, टमाटर पकड़े हुए हैं। शिक्षा और चिकित्सा महंगी हुई है कि नहीं हुई है? शिक्षा और चिकित्सा कहाँ महंगी हुई है, पूछ रहा हूँ लोग। ठीक है सर, कुछ महंगा नहीं है, सब एकदम वेल एंड गुड चल रहा है। जाने दीजिए विवेक जी, मेरे पास ना इसके बाद, क्योंकि आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। सर मिडिल ईस्ट का तनाव जारी है। एक मिनट रुके सर, मिडिल ईस्ट की जंग चल रही है कि वो भी खत्म हो गई? मिडिल ईस्ट की तनाव जारी, वो हमारे आपके रुकने से रुक जाएगी क्या? अरे तो क्या पता सर, आप उसको भी कह दे खत्म हो गया, सब ठीक हो गया, इसलिए मैंने पूछ लिया। मिडिल ईस्ट क्या कर रहे हैं, बंद हो जाता, अच्छे बेशुक्र को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, पाकिस्तान की पूछ हो रही है, हम आप क्या करेंगे? कब गोला छोड़ना शुरू कर दे, कब बात करने लग रहे हैं, ये तो इसका कैलकुलेशन किसके पास है? ठीक है कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, छोड़िए। जितने लोगों के सुझाव आए हैं, जिन लोगों की अपनी एक बात है, कम से कम लोगों तक तो चर्चा पहुंचती है और वो समझेंगे कि क्या एक बेस्ट इसका एक समाधान निकाला जा सकता है। सरकार में कई जिम्मेदार हैं, उन तक भी चीजें पहुंचेंगी। कुछ लोगों को लगता है कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि उनको नहीं लग रहा कुछ है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो है, तो वो लोग कम से कम इसको गंभीरता से समझेंगे। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
भाई देखिए बढ़ती महंगाई है, किस तरीके से बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है, ये तो साफ हो चुका। बाकी लोगों की प्रतिक्रिया, अब भारतीय जनता पार्टी से जो कह रहे थे विवेक जी की कहाँ बढ़ रही है, उन्हें ना शिक्षा में महंगाई दिखती है, ना स्वास्थ्य में दिखती है, ना उन्हें अनाज सब्जियों में दिखती है, ना उन्हें पेट्रोल डीजल में दिखती है, और दिख भी रही है तो कह रहे हैं वहाँ तनाव चल रहा है। अब उसका जवाब भी नहीं है कि जब कम हुए थे तो आपने कम क्यों नहीं किया, अभी भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई एथेनॉल क्या बहुत महंगा होता है? इतनी डेप्थ में हमें जाके बात नहीं करनी है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही 100% सच हो चुकी है कि यदि जो व्यक्ति कह दे कि हमें नहीं लगता हमको महंगाई है या महंगाई दिखती है, उनसे बात और बहस करना सिर्फ समय की बर्बादी है। तो बाकी लोग जो जिम्मेदार हैं उनके सुझाव इस चर्चा के माध्यम से उन तक पहुंचे तो शायद एक रोड मैप बने और कुछ एक अच्छा विकल्प हमें और आपको इस बढ़ती महंगाई से राहत दे पाए। ये बस हो सकता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।